नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपके स्वागत है। भारतीय संविधान की महानता, विशालता के बारे में अक्सर चर्चा होती है। इसकी रचना, इसका निर्माण की जो प्रक्रिया रही है, वो भी बेहद दिलचस्प रही है। इस पूरी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के भी महान सपूतों ने अपना योगदान दिया है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं महान सपूतों के बारे में और हमारे संविधान की उन खास दिलचस्प बातों के बारे में जानने के लिए और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईएएस अधिकारी और संविधान और प्रशासनिक मामलों के जानकार डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी। सर, आपका बेहद स्वागत। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज़ादी का जो काल था, उस समय जिस तरह की विभाजन की परिस्थितियाँ निर्मित थीं, बहुत सारी चुनौतियाँ रही थीं। उस दौर में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो किस तरह से शुरू होती है और किन-किन लोग इसमें शामिल होते हैं? एक बहुत अच्छा सवाल किया आशीष जी आपने। देखिए, जब ये लगभग तय हो गया कि भारत को आज़ादी मिलने वाली है, तो उस वक़्त ये हुआ कि भारत में उसी समय चुनाव हुए थे 1946 में। और 1940 में जो चुनाव हुए उसके आधार पे हमारी समझ जाइए संसद का निर्माण हुआ। उसी संसद को संविधान निर्मात्री सभा के रूप में जिसको कहें रूपांतरित मान लिया गया कि ये जो लोग चुन कर आए हैं। अब बड़ी बात यह है कि उसमें 296 लोग तो जो ब्रिटिश शासित राज्य थे उन राज्यों से चुनकर आए थे, और कुछ लोग जो देश में हमारे पास लगभग 500 देशी रियासतें थी उनसे भी चुनकर आए थे। और इस तरीके से ब्रिटिश राज्य से और भारतीय रियासतों से चुनकर लोग जो वहाँ पर पहुँचे थे। और इनमें ये हुआ था कि जो तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दल थे उनमें सर्वप्रमुख तो कांग्रेस ही थी, दूसरी थी मुस्लिम लीग चुनकर। और इस बीच यह भी हो गया कि भारत का विभाजन होगा। तो पहले तो ये हुआ कि भारतीय संविधान सभा है, पर इनमें से कुछ लोग जो उन इलाकों से आए थे जहाँ से कि लग रहा था कि पाकिस्तान बनने वाला है, तो उनके लिए एक अलग संविधान सभा बन गई थी, अलग संविधान सभा बनी थी। और जो भारत की संविधान सभा बनी थी उसमें अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और जितने भारत के जितने बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और इनमें सब सर्वप्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग थे। और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम से उससे जुड़े नहीं थे, पर उनका उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। उनमें से सर्वप्रमुख थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो अलग अलग समितियां बनी थी, तो जो संविधान निर्माण के लिए जो एक समिति बनी थी उसके ड्राफ्ट को बनाने के लिए उस जिसको कहने की मसौदे को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर साहब का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने इसके मसौदे को तैयार किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि संविधान हमारा कैसे निर्मित हो, उसका आधार क्या हो, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रारंभिक भाषण दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसको कहीं जरूर पढ़ें, क्योंकि उस भाषण के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा हो, इसकी मूल धारणाओं को उन्होंने स्पष्ट किया, जिसमें ये बात आ गई थी कि हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता, और कैसी समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, न्याय के समक्ष समानता, इन सब बातों को उन्होंने कर दिया। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उन्होंने माना कि हमको हर हाल में जो है एक सामाजिक आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय को लेकर आना है। और बड़ी बात यह है कि लगातार इसमें अनेक बैठकों के द्वारा बार बार चर्चा करते जा लोग सब एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए तैयार किए गए। और इसमें उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जितने हमारे चुने गए थे 300 से अधिक हमारे जो उस वक्त संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इसमें बहुत जोरदारी था। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ से उसमें 6 लोग गए थे। उसमें से जो हमारा ब्रिटिश इलाका था उससे पंडित रविशंकर शुक्ल जो रायपुर से थे, घनश्याम सिंह गुप्त जो दुर्ग से थे, और बैरिस्टर छेदीलाल जो बिलासपुर क्षेत्र से आते थे। ये 3 थे और ये तीनों के तीनों महान ज्ञाता थे। और कांकेर से रियासत से राम प्रसाद पुटाई जी,
रायगढ़ रियासत से केसी लाल जी त्रिपाठी से और सरगुजा रियासत से रघुराज सिंह चुन कर गए थे। और जहाँ तक इनके कंट्रीब्यूशन का सवाल है, इनमें से पंडित रविशंकर शुक्ल का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है एक लिहाज से कि भारत की राष्ट्रभाषा को हिंदी बनाने के लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त योगदान किया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रखा था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी हो। कुछ और लोग भी थे, उत्तर भारत के लोग, जो कि चाहते थे कि हाँ राष्ट्रभाषा जो है हिंदुस्तानी हो। पर पंडित रविशंकर शुक्ला ने एक बहुत लंबे भाषण के द्वारा 13 सितंबर को ये कहा कि नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, और उसके आधार पर इसको वहाँ पर एनश्राइन कर दिया संविधान में। जहाँ तक घनश्याम सिंह गुप्त का सवाल है, तो हम जानते हैं उस वक्त सारा कामकाज अंग्रेजी में होता था, और हमारा संविधान भी बना, हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश राज्य के समय जो इंडिया एक्ट बना था उसके आधार बना था, और अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड आदि, फ्रांस आदि देशों के जो संविधान थे उनका आधार लेकर भी हमने बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, जिस राज्य क्रांति के 3 उद्देश्य थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये बड़ा हमारा केंद्र था। और जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल, वहाँ से हमने लोकतंत्र की भावना पकड़ी, और गणतंत्र की भावना हमारे पास से आई, अमेरिका से आई, इस तरीके से बनाया, और ये सब पूरा अंग्रेजी में तैयार हुआ। लेकिन इसका जो हिंदी वर्जन होना था, उसके लिए जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्त थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा पूरा संविधान जो अंग्रेजी में बना था उसको उन्होंने हिंदी के रूप में प्रस्तुत किया था। देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। तो राजनीतिक प्रक्रिया लगातार डेवलप होती रहती हैं, परिस्थितियां डेवलप होती हैं। आज 70 साल होने को है संविधान निर्माण के बाद, तो लगातार नए कानून बनते हैं। तो सर, ये नए जो कानून बनते हैं, ये किसको अधिकार है नया कानून बनाने का, और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, बड़ी सही बात है। हमारे संविधान में ने 3 आधार बनाए लोकतंत्र के लिए। सबसे पहला है विधायिका, अर्थात चुनी हुई हमारी विधायिका, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। फिर दूसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो हम जानते हैं कि जिला न्यायालय से लगाकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक। और तीसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब सरकार का जो तंत्र, इन तीनों के द्वारा काम किया जाता है। देखिए, कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, लागू किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, और वो सही है नहीं इस बात का निर्णय करती है न्यायपालिका। और ये तीनों के ही समान होने पर जो होता है लोकतंत्र चलता है। और जो हमारा संविधान है वो एक ऐसा ढांचा देता है जिस ढांचे के अंतर्गत ही सारे कानून और कायदे बन सकते हैं, चाहे लॉज हो या रूल्स हो। संविधान वो ढांचा देता है जिस ढांचे के अंदर सारे कानून कायदे बनते हैं। और इनको बनाने के लिए जब भी कोई बात आती है, चाहे जितने भी नियम कायदे बनने हैं, उसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों और केंद्र के बीच कामों का बंटवारा कैसे होगा। और इसके लिए उसे 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक संघ सूची है कि जो सारे के सारे कार्य केंद्र करेगा, एक राज्य सूची जो सारे काम राज्य करेगा, और एक समवर्ती सूची है जिसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों ही उसमें काम कर सकते हैं। जैसे शिक्षा एक बात है जिसको लेकर करते हैं, तो जिस विषय का मामला आता है उसके कानून संविधान में, संसद में या विधानसभा, तो एक प्रस्ताव पे पारित बनाया जाता है सरकार के द्वारा, उसको संसद में विधायिका में पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, और चर्चा करने के बाद, पारित करने के बाद वो पूरा कानून बनता है। पर उस कानून को तभी लागू किया जाता है जब उसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति, क्योंकि हम गणतंत्र हैं। देखिए, हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री है, वह भी चुना हुआ, वो लोकतंत्र। हम गणतंत्र हैं क्योंकि हमारे देश का जो प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, वह भी जनता के द्वारा चुना गया है, अर्थात राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी चुना हुआ है और प्रधानमंत्री भी चुना गया है। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री तो चुना जाता है, पर जो वहाँ का राज्याध्यक्ष है वो रानी है। कई देशों में, जापान में और कई देशों में, कि वहाँ पर राज्याध्यक्ष जो है वो राजघराने का है। और इस तरीके से हम एक लोकतांत्रिक जो है, हमने इसी कहा लोकतांत्रिक गणराज्य है।
लोकतंत्र का अर्थात हमारी सरकार का प्रमुख है चुना हुआ प्रतिनिधि जो प्रधानमंत्री है, अर्थात जनता के द्वारा चुना गया। और गणतंत्र है क्योंकि हमारे राज्य देश का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट चुना गया वो है। और इसीलिए संसद कानून बनाती है, उसको स्वीकृति मिलती है किससे? राष्ट्रपति के द्वारा। आप देखिए राज्य में भी कानून तो बनाती है विधानसभा, पर उसको स्वीकृति मिलती है राज्यपाल के द्वारा। और अगर केंद्र से संबंधित कोई मामला है तो यहाँ से उसको केंद्र में भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद लागू करता है। ये हमारे संघीय ढांचे का एक बड़ा अच्छा स्वरूप है। सर, जैसे कि हाल के दिनों में देखा गया कि जो संविधान कानून में संशोधन के कई मामले सामने आए, अभी कृषि बिल के समय में या 3 तलाक के समय में देखा, जिनका कई तरह से विरोध हुआ, अभी कृषि बिल को वापस भी लेना पड़ गया। तो इस तरह से अभी हाल में ही जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में भी कुछ बिल आने वाले हैं इस तरह से। तो इस लगातार हो रहे संशोधनों को किस तरह से देखते हैं सर अभी आज के परिप्रेक्ष्य में आप? आपने एक बहुत ही संवेदनशील मामले को उठाया हुआ है कि इस वक्त केंद्र की में जो सरकार है ना, और केंद्र में जिन राजनीतिक दलों का बहुमत है उनकी अपनी एक सोच है, वो अपनी एक सोच के अनुसार काम कर रहे हैं। उसके विपरीत हमारा जो विपक्षी दल है, आखिरकार विपक्षी दल भी चुन कर आए। महात्मा गांधी ने कहा था एक बात और भी, जवाहरलाल नेहरू ने बार बार कहा कि लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि शासन केवल बहुमत से होगा, जो अल्पमत हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात सारे निर्णय जो होते हैं कि एक प्रकार से हमारे कंसेंसस से होना चाहिए, कंसेंसस, आम सहमति। अभी क्या हो रहा है कि बहुमत के आधार पर केंद्र सरकार अपने नीति के अनुसार कानून बना रही है, जिनके प्रति राज्यों की असहमति है, जिनके प्रति विपक्षी दलों की असहमति है, और इसीलिए इन बातों को लेकर विवाद उठ रहा है। अगर आम सहमति होती अर्थात बहुमत की तो स्वीकृति है, पर जो अल्पमत है उनकी भी उसमें सहमति होती, और पूरी सहमति नहीं होती तो भी होता। इसीलिए विवाद हो रहा है। फिर चाहे वो मामला 370 का हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे किसान के कानून मामला हो, या अभी जो मामला अभी चल रहा है जिसको लेकर मामला उठ सकता है वो है अखिल भारतीय सेवाओं के नियमन को लेकर। मेरा इसमें कहना यही है कि लोकतंत्र में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि ठीक है, सरकारें बहुमत के आधार पर चुनकर आती हैं, पर सरकार को केवल बहुमत के आधार पर सारे निर्णय नहीं करने चाहिए। जो अल्पमत है उसकी भावना को भी लेना चाहिए, क्योंकि देश सबका है। जो कम संख्या में चुनकर आए हैं, आखिर वो भी तो देश की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हर एक को अपनी भावना का, अपनी बात को कहने का अधिकार है और उसको सुना। दूसरी बात है, लोकतंत्र तभी साकार होता है जब आप असहमति के लिए स्थान बनाएं। लोकतंत्र केवल सहमति के आधार पर नहीं चलता है, लोकतंत्र असहमति को भी सम्मान देता है, और जिस तंत्र में असहमति का सम्मान है, असहमति को सुनने का मौका है, वही लोकतंत्र होता है। हाँ, इसीलिए जो बार बार लोग कहते हैं कि हाँ असहमति को दबाया जा रहा है, विरोध के स्तर को दबाया जा रहा है, वो बात हो रहा है। चाहे फिर वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो या हमारी आम भावनाओं में होता है जो लोक विमर्श है। भाई हम सब लोग, लोकतंत्र क्या है, सब लोग, हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ आबादी है वो सब के सब लोग एक जगह बैठ कर ले नहीं सकते, इसलिए वो अपने 540 संसद सदस्य चुन के भेजते हैं और लगभग 4000 विधानसभा सदस्य चुन के भेजते हैं। ये चुने हुए लोग बैठ कर लेते हैं। इसलिए जो कम संख्या में आए हैं, जो विपक्ष में आए हैं, उनका भी अपना मत है, उसको ध्यान देना चाहिए। असहमति को, अल्पमत को भी संरक्षण देने वाला हमारा महान संविधान है, और इस संविधान के बारे में बहुत बहुमूल्य शब्द डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने हमारे साथ साझा किया है। बहुत धन्यवाद सर आपका वीआईपी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आशीष तिवारी, रायपुर।